गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, लेकिन एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अ सोल्यूशन टर्ड रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज़ लाइकली टू बी। ऑप्शन है 2, 4, 7 और 10। तो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं कि रेड लिटमस को कोई ब्लू चेंज करेगा तो उसका पीएच कितना होगा। हमने एक पीएच स्केल टाइप बनाया है मैंने, पावर ऑफ हाइड्रोजन्स को बोलते हैं या पोटेंस बोलते हैं। तो अगर 7 से नीचे या पीछे हम देखें 1 तक तो एसिड्स रहते हैं, पीएच 7 वाले न्यूट्रल होते हैं, पीएच 14 वाले बेस होते हैं। और हमने पहले भी किया है कि बेसेस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं और जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है, तो पीएच 8 से लेके 14 वाला जो होगा वो हमारे पास बेस होगा और बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन 10 है, इसका डी आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सोल्यूशन इज बेसिक, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी 10, देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a solution reacts with crushed eggshells to give a gas that's turned lime water milky. Solution contains. अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि एग शेल्स को क्रश किया गया है और उसमें से एक गैस निकली है जो लाइम वाटर को मिल्की करती है। लाइम वाटर हमारे पास रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इरेक्ट करता है CO2 के साथ। ये हमने छोटी क्लासेस में किया है, ये प्लस है। और CO2 के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना देता है। ठीक है, तो टर्न्स लेम वाटर मिल्की। तो इस तरह का रिएक्शन रहता है। और अगर आप ध्यान में रखें तो छोटी क्लासेस में हम करते थे कि हमने एक्सेल की अपना जो गैस है, हम जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हम लाइम वाटर में अगर इसको ले जाएं तो वो मिल्की हो जाता है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन ये है कि एग शेल्स में क्या रहेगा और कैसे वो टर्न हो रहा है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, CO2 निकलती है जब भी कोई कार्बोनेट्स का रिएक्शन होता है एसिड्स के साथ। अब यहाँ पे कार्बोनेट जो एग शेल में रहता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एग शेल्स में होता है, वो HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज़ कर रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि जब भी कभी कार्बोनेट्स का रिएक्शन होगा तो वो CO2 ज़रूर रिलीज़ करते हैं और इफोविसेंस बुलबुले से निकलते हैं, इफोविसेंस होती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे है, एग शेल्स में जो रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आंसर देख लेते हैं, इसका HCl आई थिंक आंसर है। The crushed eggshells consist of layers of carbonate which reacts with dilute HCl to evolve CO2 gas. The gas turned lime water milky. Therefore, B is the correct option. B इसका right answer है। Next question जो है वो हमारे पास है 21 और क्वेश्चन है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml. 10 ml और 8 ml आपका HCl दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ये एक पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और सॉल्ट और वाटर बनेगा। If we have take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize will be. हमारे पास 20 ml NaOH है तो कितना HCl उसको चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 10 ml NaOH के लिए 8 ml HCl लग रहा है तो ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस हैं, तो इनकी कंप्लीट डिसोशिएट होके रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे 20 ml NaOH के लिए हमें 16 ml HCl चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 था तो उसका डबल कर लेंगे तो 16, क्योंकि यहाँ पे 10 था पहले NaOH, उसका डबल किया है 20 हो गया है। तो आंसर है 16। और स्ट्रॉन्ग बेस से मेरा मतलब होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड से मेरा मतलब होता है द कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, सॉरी आयोनाइज्ड। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन एक्शन है तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब है कि अगर मैंने 20 ml HCl लिया है
20 ml HCl लिया है, इट विल बी डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव NCl नेगेटिव 100%, मतलब 20 कंप्लीट 100% डिसोशिएशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस की। वीक एसिड और बेसिस की कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होती है। मान लीजिए हमने 100 लिया है तो 99.9 रह जाए या 99 रह जाए, कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होएगी। तो इसका आंसर है 60। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, देखिए गया आंसर। तो 10 ml ऑफ NH विल रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब मैंने कल भी बताया था कि एसिडिटी बन रही है हमारे पेट में, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl बनता है। जितने भी माइक्रोब्स या कोई बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, एसिडिक मीडियम भी करने के लिए, डाइजेशन के लिए। तो ये जब ज़्यादा बनता है तो हमें इंडाइजेशन होती है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी मतलब हमें क्या चाहिए, अब एसिड बन रहा है, हमें बेस चाहिए, हम बेस पिएंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और इंडाइजेशन ठीक हो जाएगी। तो एंटासिड्स जिनको बोलते हैं, एंटासिड्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन 22 को मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ, जैसे HCl NaOH न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा क्या, NaCl नमक और वाटर। उसी तरह से हमारे स्टमक में जब भी प्रॉब्लम होएगी, HCl ज़्यादा बन जाएगा, हम MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीते हैं और हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन जाता है, जिससे हमारी इंडाइजेशन ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इनको एंटासिड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एंटासिड, जो हम पी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत किया है फर्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन है 23, राइट द वर्ड इक्वेशन एंड द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो बहुत सारे लिखने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ थोड़े बहुत ही लिखने वाली हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्युल्स। सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, डाइल्यूट है क्योंकि। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये हमने किया हुआ है, मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट्स, वो सॉल्ट्स बनाते हैं और साथ में वो बनाते हैं H2 गैस। H2 गैस लिबरेट होती है, जिसको हम चेक कर सकते हैं जब हम मैस्टिक उसके पास लेके जाएंगे और पॉपिंग साउंड आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए इक्वेशन तो बन गई हमारे पास, Zn और H2SO4 डाइल्यूट और जिंक SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो Z1 दोनों साइड, हाइड्रोजन 2 दोनों साइड, सल्फर सल्फेट दोनों साइड 1। तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। ओके, एक और मैं कर देती हूँ, अगर यहाँ पे पूरे ही दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, Mg2HCl MgCl2 प्लस H2। ये इक्वेशन दे रखी है। एक एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस इक्वेशन आएगी 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम सल्फेट और 3 हाइड्रोजन गैस। लास्ट है आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन। तो बैलेंसिंग हमने बहुत की है फर्स्ट चैप्टर में, फिर भी मैं एक थर्ड वाली आपके लिए कर देती हूँ, जिसमें वो एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं, हमारे पास बन रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, अगेन मेटल है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की -2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और सल्फेट के नीचे आ जाएगा 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगेन मैंने हमेशा बोला है कि बड़ा सा एक कंपाउंड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखिए, ये मेरे को बड़ा कंपाउंड लग रहा है और इस मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स लग रहे हैं इस कंपाउंड में। तो सल्फेट 3 है यहाँ पे,
और यहाँ पे 1 ही है, तो इसके आगे मैं 3 लगा देती हूँ, है ना। अच्छा, सल्फेट तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हुआ, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है, तो इसके आगे मैं 2 लगा देती हूँ। तो मेरे पास एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, सल्फेट बैलेंस हो गया। अब मेरे पास हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन कितना है? 3 × 2 6। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 ही है, तो उसके आगे अगर मैं 3 लगा दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम भी 2, एल्यूमिनियम 2 दोनों साइड्स, हाइड्रोजन 6, सल्फेट 3, सल्फेट 3। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो, और हमने बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग पहले भी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस किया हुआ है पहले ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कंपाउंड लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट characterized एज अ एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ओके, तो हमने पहले भी बात की है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो कह सकते हैं कि एसिड बिहेव नहीं करते, या उस टाइम क्वेश्चन था कि वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने बोला था कि उनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, दे कैन नॉट डिसोशिएट व्हेन दे मिक्स विद वाटर। वो सॉल्यूशन जो बनाएंगे वाटर के साथ तो वो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करते, हालांकि हाइड्रोजन है उनके पास, बट वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं। एसिड्स वही हैं जो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर में सॉल्यूशन बना है उनका, तो सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव आयन देते हो। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया है, मैं आपको यही समझा देती हूँ। एक्सपेरिमेंट देखिए क्या है। हमारे पास उन्होंने बीकर लिया हुआ है, देख रहे, बीकर लिया हुआ है और उसमें ग्लूकोज सोल्यूशन डाला है। ग्लूकोज मतलब हमने ग्लूकोज पानी में डाला हुआ है, घोल के उसमें डाल दिया है। अब जब हम कोई एसिड डालते हैं तो मैंने आपको बोला था कि दे गेट डिसोशिएट इनटू देयर आयंस, है ना। तो और वो आयंस में डिसोशिएट होते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, तभी वो एसिड्स हैं। अब ग्लूकोज का H पॉजिटिव आयन या आयंस देगा, आयंस आर द गुड कैरियर ऑफ चार्ज, है ना, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसलिए हमने ग्लूकोज सोल्यूशन डाल दिया है। 2 नेल्स लगा रखी हैं, आयरन नेल्स, जो इलेक्ट्रोड का काम करेंगी। उनके साथ वायर अटैच करके बैटरी भी लगा दी है, स्विच है और बल्ब है। अब हम बैटरी से करंट पास करवाएंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन को यहाँ पर अगर ये चार्ज कैरी करता ये सोल्यूशन तो बल्ब ग्लो हो जाता, लेकिन ग्लूकोज का सोल्यूशन जब हम डालते हैं तो यहाँ पर चार्जेस ही नहीं हैं, क्योंकि दे नॉट गेट डिसोशिएट इनटू वाटर, और वो अब आयंस में चेंज नहीं होते हैं, और आयंस ना होने की वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ आ रही है बात कि इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, या मैं कहूँ कि ग्लूकोज जो है वो डिसोशिएट नहीं होता आयंस में, और आयंस में डिसोशिएट ना होने की वजह से उनके पास चार्ज कैरी करने के लिए नहीं है, और इसलिए बल्ब नहीं क्या होगा, जलेगा। देखिए पढ़ लेते हैं फटाफट। इन अ ग्लास बीकर टेक अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फिक्स 2 स्मॉल नेल्स और iron in a rubber cork and place the cork in the beaker as shown in the figure. Connect the nails to terminals of 6-volt battery through a bulb. Switch on the current, the bulb will not glow. This shows that the electric current has not passed through the glucose solution, as the current is carried by the movement of ions. This shows that solution of glucose has not given any H positive ion. ये आंसर है। वैसे ही अल्कोहल के साथ होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एसिड डाल देते ना, कोई भी एसिड H2SO4 डाल दीजिए, H2SO4 का हम एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे, तो ये टूट जाता किसमें, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। ये आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये H पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक करेक्टर के लिए। पर ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता, डिसोशिएट नहीं होता आयंस में। एसिड्स और बेसेस, इवन बेसेस डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में, और वो कैरी करते हैं चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज नॉट डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर, मैंने कल भी बोला था कि डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ प्योर वाटर, दिस इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट कांट डिसोशिएट इनटू आयंस। उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, उसमें कोई आयंस नहीं है। तो अगर कोई आयंस या मिनरल नहीं है
अगेन तो कंडक्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी? जो रेन वाटर होता है वैसे तो वो प्योर ही होता है, लेकिन जैसे वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है वो गैसेस के साथ मिक्स करके क्या बना देता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड्स, और ये जो एसिड्स हैं यू नो दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, है ना। तो इनकी वजह से जो रेन वाटर है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होने की वजह से आयंस उसमें आ जाते हैं, और आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। तो आंसर यही है कि डिस्टिल वाटर नहीं करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास कोई भी आयंस नहीं है। रेन वाटर इसलिए करेगा क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो डिसोशिएट होके आयंस देंगे, और आयंस विल कैरी द चार्ज। ओके, थैंक यू।